हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करती है। तो ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा है। तो ये 52%। छिपी हुई आदर्श बेरोजगारी क्या है। सीमांत भौतिक उत्पादक शून्य होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो ये हैदराबाद में। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। तो गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। तो ये जम्मू कश्मीर में। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। तो ये मध्य प्रदेश को। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। तो ये IBRD का। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है। तो ये महबूब उल हक की देन है। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है। तो US डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। तो ये मानव मध्यम विकास श्रेणी में रखा गया है। शैक्षिक विकास सूचकांक में फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य। तो केरल, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। आयात निर्यात बंद। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यता दिखाई देती है। तो ये कृषि क्षेत्र में। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो ये उड़ीसा में। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। भारत की राष्ट्रीय आय। तो भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है। कृषि है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ जाता है। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश NSS की स्थापना कब हुई। तो 1950 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई। तो ये 1956 में हुई। चलते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय आय क्या है। तो ये उत्पादन लागत पर निवेश देशीय उत्पाद। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किस राज्य की प्रति व्यक्ति की आय सबसे अधिक है। तो ये गोवा के सबसे अधिक है। ट्रेन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो ये गोविंद रोनाल्डे ने किया। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। तो ये राष्ट्रीय आय से। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया। तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत में राष्ट्रीय आय समयकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकार एजेंसी है। तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन उत्तरदायी है। भारत में मुद्रा को पूर्ण परिवर्तित बनाया गया। तो ये 1993 से 94 के केंद्रीय बजट में। गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है। तो ये सोना चांदी सराफा से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक है। तो ये केंद्रीय बैंक है। भारत का सबसे बड़ा बैंक है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक सबसे बड़ा बैंक है। भारत में से बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक को भारत का बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंकों की नई शाखाएं खोलने का लाइसेंस दिया जाता है। तो ये RBI के द्वारा दिया जाता है। RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये मुंबई में। भारत में करेंसी नोट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है। तो ये जुलाई से जून तक माना जाता है। भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। तो ये देवास में स्थित है। भारत में 20 रुपये तथा इससे उच्चतम मूल्य के नोटों की छपाई किस प्रेस में होता है। तो ये करेंसी नोट प्रेस देवास में होता है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। तो ये भारतीय स्टेट बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश में। पंजाब नेशनल बैंक है। तो ये राष्ट्रीयकृत बैंक है। किस देश में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक संख्या कार्यरत है। तो ये UK में सर्वाधिक बैंक कार्यरत है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का निगमन करने वाली बॉडी है। तो ये SEBI है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो ये 1988 में। भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड का वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो ये 30 अप्रैल 1992 में। शेयर बाजार पर प्रभावशाली नियंत्रक किसके द्वारा रखा जाता है? तो ये सेबी के द्वारा रखा जाता है। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एजेंसी की संख्या कितनी है? तो 24। भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? तो ये 1875 में। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में। कौन सा भारतीय बैंक भारत में 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजी तक पहुंचने वाला पहला बैंक है? तो ये SBI बैंक है। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो ये रिजर्व बैंक के पास अधिकार होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो ये 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ क्रय और विक्रय ये सरकारी बॉन्डों का है। सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की दर में कमी, सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोषा अनुपात में कमी की जाती है, तो इसका शाखा सर्जन पर प्रभाव होता है। क्या? वृद्धि होती है। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं, तो वित्त मंत्रालय के सचिव के। मुद्रा प्रसार की दर नीचे जाने के तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है। यह सत्य है या असत्य? तो ये असत्य है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1975 में की गई। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है, तो ये नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत नोट जारी करता है। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? तो ये प्रतिलोम के बीच संबंध होता है। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। भारत में मुद्रा साख का नियंत्रण किया जाता है, तो RBI द्वारा। भारत में मुद्रा नीति कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो RBI के द्वारा नियंत्रित की जाती है। भारत में ग्रामीण अवस्थान विकास कोष कार्यक्रम नियमित करने का मुख्य संस्थान है, तो ये नाबार्ड। भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई, तो वर्ष 1957 में। ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप वर्ष शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे, तो ये 1975 में किए गए थे। फेडरल रिजर्व किस देश का एक वित्तीय संगठन है? तो ये USA का एक संगठन है। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मत होता है, तो स्फूर्ति के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। भारत में 50 रुपये की करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये RBI के गवर्नर के। किसी वित्तीय वर्ष में PPF खातों में निवेश की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? तो ये 1 लाख। अपनी विदेशी यात्रा के लिए US डॉलर खरीदने के लिए आपको कहाँ पर संपर्क करना होगा? तो ऐसी गतिविधियों के लिए अधिकृत किसी भी बैंक की शाखा पर। आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मुद्रा नीति किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। बचत बैंक खाते किसके द्वारा खोले जाते हैं? तो ये व्यक्तियों द्वारा बचत के लिए। चेक व ड्राफ्ट की वैधता अवधि जारी करने की तिथि से कितने माह तक होती है? तो ये 3 माह तक होती है। संवेदिक सूचकांक में प्रतिभूतियाँ होती हैं, तो ये 30। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष विनिमय का प्रस्तावित स्तर है, तो ये 26%। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है? तो मुंबई। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है, तो ये शेयर बाजार से। काल्पनिक धन का उदाहरण है, तो ये चेक। अगला प्रश्न है, आरक्षित निधि अनुपात और सार्वजनिक चालान अनुपात इन पदों पर करीबी संबंधी किस उद्योग में बाजार से है? तो ये बैंकिंग उद्योग। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंध करता है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक है। भारत में बैंक का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये 1969 में हुआ था। अब चलते हैं राजस्व की तरफ। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, तो भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? तो ये हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। शून्य आधारित बजट तकनीकी किस देश की देन मानी जाती है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की देन मानी जाती है। भारत में शून्य आधारित बजट को किस वर्ष
के वार्षिक बजट में अपनाया गया। तो ये सबसे पहली बार 1987 से 88 में अपनाया गया। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का संबंध सबसे बड़ा मदद रहा। तो ये ब्याज की अदायगी के संबंध में। संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 1957 में। गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मंद कौन सा है? तो ब्याज भुगतान। केंद्रीय बजट किस महीने में पेश होता है? तो ये फरवरी महीने में। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश करता है। संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है। तो ये एक्साइज ड्यूटी से प्राप्त होती है। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे के अंतर किसके बराबर होता है? तो ये सार्वजनिक ऋण के। भारत जैसे अविकसित देश जो गतिहीनता और स्फूर्ति दोनों से बचने को कृत संकल्प को अधिक और वृद्धिशील मात्रा में किसकी प्रगति के उपाय करने होंगे? वह है कर आय। अगला प्रश्न है, भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। तो ये राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति असमानताओं को घटाना, निर्धनता उन्मूलन। भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? तो ये 1950 में की गई। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये योजना आयोग का। पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन करता है। तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। आर्थिक नियोजन विषय है। तो ये समवर्ती सूची का विषय कहलाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र की अनुमोदनता दी गई? तो ये कृषि के क्षेत्र को। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो ये 2012 से 17 तक। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस वर्ष पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? तो ये पीसी महालनोबिस ने किया था। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय की योजना के अंतर्गत की गई? तो ये पहली। उद्योगों के विकास और औद्योगिकीकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? तो ये द्वितीय योजना का अंग थी। भारत में सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो ये द्वितीय। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की असफल योजना किसे माना जाता है? तो ये तृतीय योजना को। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्म पोषित विकास। भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया? तो ये तीसरी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये केसी निगोई थे। किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने यह कृषि नीति अपनाई जिससे हरित क्रांति को जन्म दिया? तो ये चतुर्थ योजना थी। चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1969-74 को कहा जाता है। तो गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान सचिव होता है तो योजना आयोग का सचिव। योजना आयोग एक है संसदीय विधान द्वारा निर्मित एक निकाय। भारत में योजना आयोग का गठन हुआ तो मार्च 1950 में हुआ था। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है तो सरकार की इच्छा के अनुसार। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे तो गुलजारी लाल नंदा जी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है तो ये भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा हुई? तो ये छठी। आर्थिक आयोजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है समाजवादी अर्थशास्त्र का एक लक्षण है। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी तो ये 1985 से 1990। 7वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार था तो ये जवाहरलाल रोजगार योजना थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1992 से 1997 में थी। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? तो ये पूर्व सोवियत संघ में अपनाया गया। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये 1952 में किया गया। चलते हैं आगे। भारत की पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग महत्व
कम करते हुए आधारित रचनाओं को बल देने की शुरुआत किस योजना में की गई? तो ये 10वीं योजना में। वित्त आयोग का गठन किया गया 5 वर्ष की अवधि के लिए। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर वाई बी रेड्डी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए? तो NK सिंह को नियुक्त किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट अगला। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार है तो निरपेक्ष लाभ और तुलनात्मक लाभ दोनों। अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार का मुख्य प्रणाली है तो WHO। मुक्त व्यवहार से क्या तात्पर्य? आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। सुपर 301 क्या है? तो सुपर 301 अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। इंडियन ब्रांड क्वालिटी फाइट की योजना कब हुई? तो ये 1996 में। मूल्य अनुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात के व्यापार का है तो ये 2% है। किस वर्ग के देश के साथ भारत के सर्वाधिक व्यापार है? तो OPEC के साथ। भारत द्वारा अन्य देशों के साथ दोहरा कर व्यापार समझौता डाटा को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है तो द्विपक्षीय व्यापार को। LNG के आयात के लिए भारत में पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित हुआ? ये तो ये दहेज में हुआ। भारत के आयात का अधिकतम भाग कहाँ से आता है? तो भारत के आयात का अधिकतम भाग जो है OPEC से आता है। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? तो ये पेट्रोलियम पदार्थ पर की जाती है। भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार के सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक है तो ये निर्यात का विविधीकरण है। तो फ्रेंड, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। गुड बाय। टेक